नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका PNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज वीडियो में कई विषय पर चर्चा करेंगे। पहला तो अरावली के ऊपर चर्चा कर लेंगे, क्या है अरावली वाला मामला और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। दूसरा, आज डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की जो बात हुई है उसमें कुछ निर्णय निकला भी है या कुछ नहीं। एक विषय पे चर्चा करेंगे कि अभी हमारे जो डिफेंस को लेकर के 79,000 करोड़ को जो मंजूरी मिली है उसके क्या है मायने, और लगभग 44,700 करोड़ रुपए जो हमारे मतलब शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए सरकार ने अलग से बजट एलोकेशन किया है और बाजार के अंदर गिरावट आई, उसके पीछे वजह क्या है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अरावली में देखो क्या है। आपने देखा होगा कि 20 नवंबर 2025 की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया था कि जो 20 फीट से कम हाइट की पहाड़ियां हैं उनको खनन के लिए ओपन कर दिया जाएगा, मतलब उन्हें खनन के लिए बेच दिया जाएगा, जिसको लेकर के सभी आम आदमी आम जनता पूरी परेशान थी और हर तरह से हर स्तर से सभी लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। तो उसको देखते हुए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना 25 से 20 नवंबर वाले जो फैसला है उसका रिव्यू किया और रिव्यू करते हुए कहा कि अगली सुनवाई जो है ना वो तुम्हारा 26 जनवरी 2026 को की, वो 21 जनवरी 2026 को की जाएगी। इस सुनवाई के बाद जो तो हमारे वर्तमान में जर्नल बड़े वकील हैं वो तुषार मेहता, उन्होंने पहले तो इसकी विस्तार से इसकी परिभाषा को क्लियर किया कि एक्चुअल में इसमें जो बड़ी समस्या है वो है परिभाषा को लेकर के। मतलब अलग अलग राज्य में तुम्हारा अरावली की पहाड़ियों की अलग अलग परिभाषा है। तो पहले तो एक टीम का गठन होगा, उस टीम के गठन में क्या होगा कि बड़े बड़े जो जानकार हैं वो बैठेंगे, विशेषज्ञ हैं वो बैठेंगे, जो रिटायर्ड जज हैं उनकी एक टीम बनेगी और वो टीम ये डिसाइड करेगी कि अभी तक जो इनका मतलब वर्तमान में अरावली का जो परिभाषा दे रखी है वो ये है कि अगर दो अरावली के पर्वत हैं और उन पर्वतों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है, मतलब आधा किलोमीटर है, तो उसे अरावली रेंज की कोई मान लिया जाएगा। लेकिन जहां पर ये डिस्टेंस ज्यादा है, मान लो 700 मीटर है या 600 मीटर है, वहां क्या होगा। तो एक तो ये अभी परिभाषा क्लियर नहीं है, इसको लेकर के आम जनता और जो सुप्रीम कोर्ट को दोनों असमंजस में। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजिस थे सूर्यकांत, उनके अगुवाई में जो बैठक हुई उनमें उन्होंने ये बोला कि अभी जो नए टेंडर है ना वो जारी नहीं होंगे और जो अभी तक जारी हो चुके वो हो चुके, अब आगे से कोई जारी नहीं होंगे। इसकी जो सुनवाई है 21 जनवरी 2026 को होगी और इसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। जैसे कि बहुत से ऐसी कहावतें भी आ रही हैं, बहुत से लोग ऐसे बोल भी रहे हैं कि खनन को लेकर के कहीं कुछ नहीं है। देखो क्या है, खनन के लिए अगर आप बात करोगे तो 7,173 के आसपास में जो मामले हैं वो तो रजिस्टर्ड हैं, जो कि मतलब रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और अगर अवैध खनन को लेकर के या जो इस तरह के जो अभी तक केस मतलब निकाल कर देखोगे तो लगभग लगभग 71,322 केस जो हैं वो अभी तक हो चुके हैं। तो मामला क्या है, मामला ये है कि जो अरावली रेंज है ये कहीं ना कहीं लोगों की एक आस्था से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि जो आपने देखा होगा महाराणा प्रताप है, जो राजस्थान के लोग हैं ना, उनके लिए एक ये मतलब एक अरावली रेंज ही नहीं है, उनके लिए एक आस्था का भी विषय है। और अगर बात करें एनसीआर दिल्ली की, तो एनसीआर दिल्ली में जो रेगिस्तान की तरफ से आने वाली जो हवाएं हैं ना, जो रेगिस्तान से, वो अरावली रेंज के कारण ही यहाँ तक नहीं आती। अन्यथा ऑक्सीजन लेवल के साथ साथ जो प्रदूषण है वो नेक्स्ट लेवल ही हो जाएगा। ये तो हो गई उसके ऊपर चर्चा। तो अभी एक गठन होगा, टीम का गठन होगा, उसके बाद ही कुछ निर्णय निकाला जाएगा। ट्रंप ने क्या कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की आज मीटिंग हुई और मीटिंग में जहाँ तक अगर बात करें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया, उन्होंने ये बताया कि लगभग लगभग 95% मुद्दों के ऊपर सहमति बन चुकी है और 15 साल की गारंटी देने के लिए अमेरिका तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को 15 साल की गारंटी दी है कि 15 साल तक रूस जो है वो तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। अभी भी 5% मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सहमति नहीं बनी है। ट्रंप का ऐसा कहना है कि बहुत जल्द ही, मतलब ये मान के चलो कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर ही रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाएगा और उसकी जो गारंटी है कि रूस हमला नहीं करेगा उसकी गारंटी लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। भाई डोनाल्ड ट्रंप गारंटी 2018 में ली थी अमेरिका ने, 14 में भी ली थी और ये फिर गारंटी ले रहे। तो ये गारंटी सब धरी की धरी रह जाए, जो रूस करना चाहे वो कर ले। तो मेरे अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो खोना कुछ नहीं है, वो खाए पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना, चाय चाय बिस्किट खा के पी के और बस करके वगैरह कर लो, निपटा लो यार, ऐसा किस्से को कैसे करोगे यार। ऐसे करके मामले को निपटा लिया इन्होंने। आज ओपन मार्केट ऑप्शन के जरिए सरकार ने, मतलब आरबीआई ने बॉन्ड खरीदे लगभग 50,000 करोड़ के, और जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो 6.5% के नीचे आ गई है।
क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि भाई बॉन्ड खरीदती है गवर्नमेंट या आरबीआई बॉन्ड खरीदती है तो मार्केट में लिक्विडिटी आती है। लिक्विडिटी शेयर मार्केट या मतलब इमर्जिंग मार्केट की एक तरह से ऑक्सीजन है। जैसे अगर मैं यहाँ सांस ले रहा हूँ तो ऑक्सीजन के कारण ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से जाके सपोज करो कहीं दूसरे पहाड़ी हिल्स पे चला जाऊँ जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, लेह लद्दाख टाइप, तो वहाँ मुझे बोलने में भी आसानी नहीं रहेगी, मतलब वहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है। तो इमर्जिंग मार्केट में ऑक्सीजन लेवल क्या होता है? पैसा, लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी क्यों डाल रही है? क्योंकि कई बार तो आपने देखा हो आरएसी के, पीएफसी के, ये जितने भी बॉन्ड मार्केट में लाए हैं ना, तो इनके बॉन्ड वापस हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं, जो बॉन्ड मार्केट वाले जो पैसा मांग रहे थे वो ये दे नहीं पा रहे। तो मार्केट में उसी चलते आरबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपए का ओएम जारी कराया। हालांकि 3 लाख बोला, लेकिन वो एक स्टेज बाय स्टेज हो गया। आज शायद 50,000 करोड़ के आसपास का ओपन मार्केट ऑप्शन के जरिए आज मार्केट में उतारे हैं। और जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड थी जो 7.25% के आसपास चल रही थी वो घट के 6.5 पे आ गई है। बॉन्ड यील्ड दरअसल ये होता है कि अगर मान लो 10 साल का जो सेफ इन्वेस्ट माना जाता है, अब 7% तो बैंक भी देता है। आप सोचते होंगे कि यार बॉन्ड में निवेश क्यों करना जब बैंक दे रहा है? बॉन्ड में निवेश इसलिए किया जाता है कि बैंक इनकेस अगर डूब गया तो आपके 5 ही लाख रुपए सेफ हैं, ज्यादा सेफ नहीं है। और बॉन्ड है आपके पूरे सेफ है, मतलब अपने बॉन्ड में अगर 100 करोड़ रुपए भी लगा रखे हैं तो आपके 100 ही के 100 करोड़ सेफ है। चाहे सरकार गिरे चाहे कुछ भी हो, जो सरकार आएगी वो सरकार आपका धन देनदार रहेगी। आपका जो टाइम सीमा है, अगर आपने मंथली ले रखा तो आपका मंथली पे आउट आता रहेगा आपके अकाउंट में। और आपने सालाना ले रखा तो साल का जो भी टाइम पीरियड दे रखा उस टाइम पीरियड में आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा। तो बॉन्ड में ज्यादातर लोग इसलिए निवेश करते हैं। तो जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो घट के 6.5% के आसपास आ गई है। क्योंकि जो आरबीआई ने बोला है कि हम मतलब सिस्टम में लिक्विडिटी डालेंगे, जो बैंक है उन बैंकों से बॉन्ड खरीदेंगे, मतलब पैसा मार्केट में आएगा। पैसा मार्केट में आएगा तो जिस तरह से जीएसटी कट हुआ है ना, इनकम अब नए साल पे भी बहुत सी कंपनियां ऑफर देती हैं, तो ये उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर 1 लाख करोड़ रुपया बैंक के पास में आ जाता है, एक कागज चले जाते हैं उठ के, तो वो 1 लाख करोड़ रुपए बैंक करेगा क्या? भाई जाहिर सी बात है वो मार्केट में उतारेगा। चाहे किसी को होम लोन देगा, कार लोन देगा, पर्सनल लोन देगा, है ना, या किसी का क्रेडिट कार्ड है, मान लो किसी की 30,000 की लिमिट है, उसे बढ़ा के, जो अगर वो समय पे जमा कर रहा है उसका सिविल स्कोर अच्छा है तो उसे बढ़ा के 35,000 कर देगा। यही तो करता है। तो उससे क्या होगा? सिस्टम में लिक्विडिटी आएगी। और जब सिस्टम में लिक्विडिटी आएगी, मान लो किसी समझदार आदमी के हाथ में आ जाएगी, समझदार आदमी को उठाते दे कुछ, दे पुट, दे कॉल, दे पुट तो सिस्टम में आएगा कुल मिलाकर पैसा। ओपन मार्केट ऑप्शन के जरिए आज बॉन्ड मार्केट में पैसा डाला है आरबीआई ने। ये पहली किस्त है, ऐसी मतलब स्टेप बाय स्टेप डालेंगे। आज राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उस बैठक में लगभग 79,000 करोड़ रुपए को मंजूरी मिली। मतलब वो मंजूरी किसके लिए मिली है? एयर टू एयर मिसाइल के लिए, कि जो एयर टू एयर, हवा से हवा में मारक क्षमता रखने वाली मिसाइल है। और आपने देखा होगा मिग 17 जो हेलीकॉप्टर है उसको अपग्रेड करने के लिए, T-90 जो टैंक है उसको अपग्रेड करने के लिए। अब ज्यादातर ये बनाता कौन है जो डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट है? देखो ये भेल है, बीईएल, बीईएमएल है, एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये ज्यादातर जो है ना, जो T-20-90 टैंक है या M17 हेलीकॉप्टर है, ये है तो रसिया से रिलेटेड ही, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी के माध्यम से भी इन कंपनियों को भी बेनिफिट मिल लेगा। अब पहले ये समझ लो कि ये जैसे सरकार ने, राजनाथ सिंह जी ने, या जो डिफेंस मैंने अध्यक्षता में जो बैठक हुई उन्होंने बोल दिया 80,000 करोड़ का सामान खरीद लो, तो क्यों इन्हीं से खरीदेंगे? नहीं भाई, एक केवल ये है कि इतने रुपए का डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने हैं। अब किससे खरीदने हैं? वो पहले ये टेंडर जारी करेंगे और उस टेंडर में जिसकी बिड आएगी वही उन्हीं से इक्विपमेंट खरीदेंगे। मतलब एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत करना पड़ता है। पूरा का पूरा एक सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये है वो है। अभी जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर के क्यों जरूरत पड़ गई? जरूरत इसलिए पड़ गई कि जो हमारा M70 जो हेलीकॉप्टर है ना, MI-70 शायद, हाँ MI-70 जो हेलीकॉप्टर है वो काफी पुराना हो चुका है, तो उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। T-90 टैंक है उसको भी अपग्रेड करने की जरूरत है। और हवा से हवा में मारक करने के लिए हमारे पास में मिसाइलें जो है ना, उनकी भी आवश्यकता है। तो इनको लेकर के जो डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, और अच्छा ही खबर है कुल मिलाकर, जो डिफेंस शेयर है उनके लिए ज्यादा बेहतर खबर है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए भी खबर अच्छी है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए 44,700 करोड़ रुपए सरकार ने मंजूरी दी है। काहे के लिए मंजूरी दी है? देखो क्या है, ये जो इंडस्ट्री है ना, इस इंडस्ट्री में जो वर्किंग कैपिटल है ना वो ज्यादा फंस जाता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये हुआ कि जो पैसा है ना वो ज्यादा दिन तक पैसा इसमें लगा रहता है। ऐसा समझो अगर कोई जहाज बनाना तुम्हें, तो वो जहाज 2-4 दिन में तो बनेगा नहीं।
उस जहाज के लिए एक बड़ा सा स्पेस चाहिए और उस स्पेस में आपकी लेबर लगेगी, मशीन लगेगी, और वो जो जहाज जब बिकेगा तब पैसा आएगा। अभी भी जैसे मतलब सरकार का जो प्लान है, सरकार चाहती है कि विश्व में हम जो कहीं ना कहीं हमारा कंट्रीब्यूशन रहे। अगर हम शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की बात करें तो लगभग लगभग 250 जहाज का कंजप्शन है हमारा भारत का पर साल का। मतलब 250 जहाज तो हमें ही चाहिए, जो हम अपने, चाहे तो उसमें कोस्ट गार्ड है, चाहे तुम्हारा जो मतलब छोटे बड़े युद्धपोत हैं, या तो सबमरीन है, या मतलब ऑल ओवर छोटे बड़े सभी जहाज मिला करके, कार्गो शिप मिला लो, पानी वाले जो बांग्लादेश टाइप चलते हैं उधर मिला लो, या जो हमारे कोस्ट गार्ड को लगते हैं वो मिला लो, या मतलब बड़े डिफेंस वाले मिला लो, या जो जिनमें तेल वगैरह कैंटर टैंकर वाला लाते हैं वो मान लो। तो लगभग 250 जहाज के आसपास भारत एक साल में जो भारत का जरूरत है वो है। और भारत जो बनाता है ना एक साल में, चाहे वो गार्डन शिपयार्ड हो, चाहे वो मजगांव डॉक हो, चाहे वो तुम्हारा दूसरी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की कंपनी हो, सभी कंपनियों का अगर एवरेज मिलाकर देखा जाए तो 160 से 165 जहाज पर साल बनाते हैं। अगर ज्यादा कंपनी मतलब मेहनत से काम करेंगे तो 160 से 170 बनाएंगे, और अगर कम करेंगे मतलब 100, चलो ठीक है, ढीला ढकड़ा काम, तो 140 के आसपास रह जाते हैं। तो जितने हमारी जरूरत है ना, हम तो उतने भी जहाज नहीं बना पाते, तो हम उससे भी बहुत पीछे हैं। और सरकार का लक्ष्य ये है कि ज्यादातर हम अपनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को आगे ले जाएं, जिससे हमारी जो शिप बनाने वाली कंपनियां हैं इनका देशों में भी कंट्रीब्यूशन हो। अभी अगर 100 जहाज हमारे पूरे विश्व में चल रहे हैं, चल तो कई हजार जहाज रहे हैं, मैं उदाहरण से बता रहा हूँ, अगर 100 जहाज पूरे विश्व में चल रहे हैं तो 62% अकेला चाइना करके बैठा है, फिर 15-20% पे जापान है, और 15-20% पे दक्षिण कोरिया है, और उसके बाद में आधे में अजगर और आधे में सारा घर। मतलब चाइना बड़े लेवल पे, चाइना को कभी देखा तुमने? अभी मैं आगे भी चर्चा करूंगा। इसीलिए अभी अमेरिका ने ये बोला था कि अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से एक बयान आया था कि चाइना जितने एक साल के अंदर जहाज बनाता है ना, या उसकी जितनी एक कंपनी बनाती है, इतना अमेरिका ने अब तक नहीं बनाए जितने बन रहे। तो उसने जो जो अमेरिका जहाज आएंगे और वो चाइना के बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी देश के माध्यम से आए, चाहे वो भारत का सामान लेके आए, चाहे वो जापान का सामान लेके आए, चाहे वो बांग्लादेश का सामान लेके आए, चाहे वो पाकिस्तान का सामान लेके आए, अगर वो जहाज चीन का बना हुआ है तो उस जहाज के ऊपर लगभग $44 पर टन के हिसाब से एडिशनल टैरिफ लगा दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। पर चीन तो चीन है, चीन ने बोल दिया तुम भी लगा रहे हो तो हम तुम्हारे पे लगा देंगे। मतलब चीन दबता नहीं है, वो बोल देता है तुम लगा रहे हो तो मैं भी लगाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। चीन, अब तुम ये समझो कि चीन ने कितने परसेंट रियल अर्थ मटेरियल पर कब्जा करे बैठा है? लगभग 80%। 80% रियल अर्थ मटेरियल पर चीन अकेला कब्जा करके बैठा है, जिसको चाहता है उसको हिला देता है। और अभी आपने आप देखा, जरा सी फर्टिलाइजर को ना रोक लगा दी, हम जरा परेशान हो गए, किसानों को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा। अभी अब तो खैर सुचारू रूप से हो गया है, आपने पहले देखा होगा अगर आप किसान हो तो बीच में डाई यूरिया यूएपी आने बंद हो गई थी। मतलब आ तो रही थी पर उतनी नहीं आ रही थी, जैसे ये गाड़ी आती थी खत्म हो जाती थी। या जो बड़े बड़े ब्लैकर हैं, वो जो किसान है जिनके 100-100 बीघे जमीन है, वो गाड़ी की गाड़ी वो बोले है ही नहीं आ रहा, ही नहीं रही। तो हो क्या रहा था कि चीन ने जो स्पेशल फर्टिलाइजर है जो भारत में आता है ना, वो ही रोक दिया था। इसी को लेकर के तो भारत को जो रूस के साथ में स्पेशल फर्टिलाइजर को लेकर के वो करनी पड़ी कि हम आप हमारे यहाँ फर्टिलाइजर की फैक्ट्री लगाओ, ऐसे करो। क्योंकि हमारे यहाँ भारत 60% आज भी किसान ही मतलब है ज्यादातर, और किसानों को जो मुख्य चीज है ना वो है डाई यूरिया और फर्टिलाइजर। अगर यही नहीं मिलेगा तो किसानों की फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो चीन जो है ना ज्यादातर चीजों पर एक अपना एकाधिकार कर चुका है। अभी जैसे आपने देखा होगा चांदी भी एक तरफा रॉकेट होती हुई जा रही है, उसमें भी चीन का ही रोल है। चीन पूरे विश्व में 62% चांदी को कंट्रोल करता है अकेला, और उसने लाइसेंस सिस्टम लागू कर दिया कि भाई लाइसेंस देना पड़ेगा आपको अगर दूसरे देश में कोई मतलब सिल्वर बेचना है। और डिमांड बढ़ती जा रही है चांदी की। डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि भाई देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल में चांदी का उपयोग है, सोलर पैनल में चांदी का उपयोग है, सेमीकंडक्टर में चांदी का उपयोग है। तो मतलब इन सब चीजों में चांदी का उपयोग है, ज्वेलरी तो है ही हो। और डिमांड पूरी की पूरी चाइना कंट्रोल करके बैठा है। तो ऐसा नहीं कि अकेला चाइना चांदी पे कंट्रोल कर रखा है, चाइना ने रियल अर्थ मटेरियल पे भी कब्जा कर रखा है। चाइना पूरी विश्व की मैन्युफैक्चरिंग का 33% अकेला देता है। जितना भी विश्व में पृथ्वी पे जितना भी सामान बनता है ना, उसमें से 33% अकेला इसका बनता है। कभी ना कभी हमें भी तो आता होगा यार, हम कहाँ हैं, हम कहीं नहीं लग रहे, तुम टेंशन ना लो, हम ना 3 में ना 13 में, मतलब हम ना कहीं भी। कुल मिला के बात ही है
खैर हम फिर से चाइना पे आते हैं। तो चाइना रियल अर्थ मटेरियल नहीं, जहाज जहाज में भी 62-63% का मार्केट शेयर रखता है। क्योंकि चाइना के पास में अगर टॉप 10 बैंकों की बात करूंगा विश्व में, वर्ल्ड बैंक में अगर जो रैंकिंग वाइज देखोगे तो 5 बैंक तो चाइना के ही आते हैं, और हमारा तो कहीं नहीं आता। हमारे तो बैंक ही नहीं आता भाई, 44 से 45वें नंबर पे आता है, और इनका टॉप 5 में मतलब टॉप 10 में इनके 5 बैंक आते हैं। तो ये क्या है ना, कम कॉस्ट पे अपनी कंपनियों को ज्यादा पैसा प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये कुछ ना कुछ कर पाती है। जैसा अभी आपने देखा ना, 44,700 करोड़ रुपए शिप बिल्डिंग को लेकर के सरकार ने दिए। उसके पीछे सरकार की मंशा क्या है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा जहाज बनाओ, जिससे जो हमारी जितनी एटलीस्ट हम जितने जहाज एक साल में कंजप्ट करते हैं और जितने हमारी जरूरत है ना, उतने तो बना लो। लेकिन बन नहीं पाएंगे। कारण ये है कि इन 44,700 से कुछ नहीं हो रहा मेरे हिसाब से। जिस तरह से इन कंपनियों का मतलब जो डाटा बोलता है, जो कंपनी बता रही है कि भाई हर कंपनी ने अपना अलग अलग देश के साथ में ओयूएम कर रखा है, मतलब कि हम आपके साथ में एक जॉइंट वेंचर्स कर रखा है। तो मुझे लग रहा है कि इन्हें तो लगभग लगभग 10 लाख करोड़ रुपए भी दे दो तो भी कम है। क्योंकि मतलब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कंपनियों के बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में जॉइंट वेंचर्स हो रखे हैं, और बड़े टॉप बड़े स्केल पर काम चल रहा है। और जो जहाज बनाने के लिए इसमें एंट्री बैरियर इतने हैं कि इसमें हर कंपनी आ नहीं सकती। भाई जो मजगांव डोग है ये है कंपनी सरकारी, है ना। तो गार्डन रिच शिपयार्ड है, ये है तुम्हारी प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी गार्डन रिच शिपयार्ड को जब तुम पढ़ोगे, खरीदने बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जब गार्डन रिच शिपयार्ड में देखोगे तो उसने जिस जिसके साथ में अपना जॉइंट वेंचर्स कर रखे हैं ना, तो पाओगे कि यार इनके तो अभी मतलब ग्रोथ के हिसाब से अथाह अपार संभावनाएं हैं। जो सरकारी कंपनियां होती है उनको ऑर्डर तो मिलते हैं सरकार से, कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है ना, उसके पास में मार्केट को कैप्चर करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जैसे HDFC बैंक है, प्राइवेट है, और SBI सरकारी है। तो SBI में आपको जाना पड़ता है और HDFC वाले आपके यहाँ आते हैं। फर्क इतना है, मतलब कुछ चीजें कैप्चर कर लेते हैं वो। जहाँ सरकारी काम सरक सरक का होता है वहाँ ये कैप्चर कर लेते हैं। तो जो 44,700 करोड़ रुपया जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए भारत सरकार की तरफ से मंजूर हुआ है, वो कहीं ना कहीं इनके लिए फायदे का सौदा है। और तो और चाइना की देखो, मैं बड़ाई नहीं कर रहा, कभी तुम सोचो कि चाइना की बड़ाई कर रहा। चाइना ने एक डीप सीक नाम से एक AI टूल बनाया था। उसी ने जो अमेरिका का ओपन AI है, चैट GPT है, एनवीडिया है, जितनी भी AI से रिलेटेड कंपनी है, सबको ऊंधे मुंह घेर दिया था। और हम क्या है, हमने क्या बनाया, हमने तो एक अरीति बनाया था भाई। अरीति आपने देखा होगा, व्हाट्सएप का एक अरीति बनाया था। क्या आपने उस अरीति को कुछ करा क्या? मतलब मैंने तो एक उसको डाउनलोड किया था, तो मैंने देखा कोई आ ही नहीं रहा उस। हम तो केवल कंजूस कर सकते हैं भाई। तुम तो जो बनाना सो बना के दे दो, हमें दे दो, हम यूज कर लेंगे। हमें तो कुछ ही दे दो। व्हाट्सएप बना 2010 में, हम भी बना सकते थे, नहीं बनाया। तुम मतलब कुछ भी, एक कुकू आता था शायद, ट्विटर का एक वो निकाला था, मतलब एक्स का कुकू निकाला था शायद, कुकू भी में भी कोई नहीं आता। तो चक्कर क्या, हमारा जो बाजार है ना, हम एक कंजप्शन का बाजार मान के चलते हैं। कुछ दिमाग ही नहीं लगा रहे, कुछ करना ही नहीं, बस तुम तो जो बनाना ओपन AI ले आ रहे, ले आओ भाई ले आओ। चैट GPT है, ले आओ। क्रोक है, ले आओ। LLM है, ले आओ। क्रोक 3 है, ले आओ। डीप सीक है, ले आओ। बल्कि अमेरिका ने तो इससे पैसा कमाना चालू कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका के जो चैट GPT है, ओपन AI है, क्रोक है, इसने अपने सब्सक्रिप्शन बेचने चालू कर दिए हैं कि भाई आपको 399 रुपये में 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, इस टाइप से। लेकिन जो डीप सीक है, जो चाइना का है, वो अभी कुछ नहीं कर रहा, वो केवल मार्केट को कंजप्स कर रहा है। अब समझो कि हमारा आपका सबका ये जो डाटा है ना, जो फोटो गैलरी में वीडियो बनाता हूँ, वो वीडियो भी, या आप जो फोटो वगैरह खींचते हो, वो कहीं तो स्टोर होता होगा भाई। वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा भाई, किस किस चीज में होगा? वो डाटा सेंटर जहाँ पे इनका डाटा सेफ रहता है ना। क्योंकि आपने कोई भी उसको क्वेरी रन करी चैट GPT में, या मतलब क्रोक में, या LLM में, तो वो आपको जवाब दे देता खट से। तो जवाब क्यों दे देता भाई? कहीं तो वो डाटा सेंटर होगा इनका, कहीं तो रख रखा होगा, तो उसे मैनेज करने के लिए कॉस्ट भी तो आ रही होगी। कोई ऐसा तो है नहीं कि, मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई 2 आदमी तुम हायर कर लो तो उन्हें देने के लिए भी अब पैसा तो लगेगा ना उसमें भी। तो डाटा तो कहीं ना कहीं तो डाटा मैनेज करोगे, और जब डाटा मैनेज करोगे तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे चाहिएगी। ऐसा तो नहीं आपने पूछा कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, और उन्होंने कहा रुक जा भी, वहाँ लाइट नहीं है अभी, तो 2 मिनट घूम बंदे, फिर बताऊंगा। ऐसा होता क्या? आपने पूछा और वो खट से निकाल के दे देता। तो इसका मतलब कि विश्व की सबसे ज्यादा जो नॉलेज है वो भर के रखी है उन्होंने उसमें।
वो उसे मैनेज कर रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो भाई फ्री कुछ नहीं मिलता, ये तो केवल जनता को आदत लगाई जा रही है कि एक बार आदत लग जाएगी और उसके बाद में जनता को जो है फिर सब्सक्रिप्शन टिपका देंगे कि भाई पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में काम नहीं होता कुछ भी। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है कि जब ये डाटा सेंटर लगेंगे या कहीं भी, जैसे मतलब ज़्यादा अभी भारत में नहीं, भारत में अगर चाइना की बात करें तो चाइना डिफरेंट डिफरेंट देशों में लगा रखे, चाइना में भी लगा रखे। तो ये क्या करेंगे भाई, डाटा सेंटर को चाहिए 24 घंटे बिजली, बिजली चाहिएगी ना, तो बिजली कहाँ से आएगी? पावर स्टेशन से। पावर स्टेशन लगाने के लिए क्या लगेंगे? कॉपर की आवश्यकता होगी। भाई बिजली कहाँ से फ्लो कराओगे? डाटा सेंटर जब लगेगा तो उसके आगे पावर स्टेशन लगेगा, पावर स्टेशन में बिजली कैसे? कॉपर से। कॉपर के दाम आपको देख रहे हैं कितने भाग रहे हैं। तो ये एक तरह से साइकिल है, एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी है, दूसरी चीज से तीसरी चीज जुड़ी है। ऐसा नहीं कि तुम्हें लगा यार ये चीज भाग रही तो ये क्यों भाग रही, इसका मतलब ये भाग रही, इसका मतलब ये भाग रही, ऐसा जुड़ा हुआ है। ठीक है, डाटा सेंटर, उसके फिर पावर स्टेशन, पावर स्टेशन, कॉपर की डिमांड बढ़ रही है, विश्व में चांदी की डिमांड बढ़ रही है, चांदी को ज्यादातर चीन कंट्रोल करके बैठा है, रियल अर्थ मटेरियल को चीन कंट्रोल करके बैठा है, स्पेशल फर्टिलाइजर को चीन कंट्रोल करके बैठा है। चीन चाहता क्या है कि एक तरह से मोनोपोली रखना चाहता है। हम देख लो, अब तुम इसे उदाहरण से समझ लो ना, हमने डीप सीक जैसी कोई चीज बनाई क्या? हमारे पास में कोई ऐसा है क्या जो एआई को या ग्रोक 3 को या हम एलएलएम को टक्कर दे सके? वो तुम तो कुछ ही बना के दे दो, हम तो उसे यूज कर लेंगे। हाँ, हमारी तो सीधा हिसाब है भाई, मार बनिया है बनाने बनाने का जुगाड़ ना, हमारे चक्कर में पड़ी हो तुम। मतलब क्या है यार, ये चीजें हमेशा कंज्यूमर के नजरिए से नहीं देखनी चाहिए कि यार हम तो कंज्यूम ही कर लेंगे। कभी इस चीज को सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ बिल्डिंग इंडस्ट्री पे सरकार आज ध्यान दे रही है, डिफेंस इंडस्ट्री पे आज ध्यान दे रही है। अगर मेक इन इंडिया के तहत सरकार अपने यहाँ ध्यान नहीं देती ना, तो आज भी हम जो है, हमारी जो टोटल ट्रेड डेफिसिट है ना, वो अथाह हो जाता। आपको जो दिखता है ना कि हमारे पास में फॉरेन रिजर्व इतने हैं, फॉरेन रिजर्व बनता कहाँ से? फॉरेन रिजर्व इसलिए तो बनता है कि आपने 100 रुपए का माल बेचा, 80 का खरीदा, 20 रुपए आपके गए। और जब आपने बेचा कुछ नहीं और खरीदा खरीदा 100 रुपए का, तो 100 गए ना, 80 तो नहीं गए। 80 तो आपके घर से चले गए। तो जब आप कुछ इक्विपमेंटों पे जो सरकार जो पीएलआई स्कीम दे रही है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दे रही है, या जो 44,700 करोड़ रुपए जो सिर्फ बिल्डिंग इंडस्ट्री में डाले हैं, ओयूएम के जरिए जो मार्केट में पैसा उतार रही है आरबीआई, इन सब चीजों का लंबे समय में इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा इकोनॉमी में, ऐसा नहीं है। और डिफेंस से रिलेटेड जितने भी है उससे फायदा मिलेगा। अब क्या है कि देखो, परिस्थिति जो है ना वो पूरी बदल चुकी है पहले जैसी। ज्यादातर एक तरह से हवा है। मैंने एक कंपनी का आईपीओ देख रहा था, तो आईपीओ में मतलब कोई भी किसी भी लेवल पर बस आईपीओ में आदमी एकदम सब्सक्रिप्शन ऐसा करता, तोड़ के पड़ता। और आईपीओ 90% नहीं कहना मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास में फाइनेंशियल एडवाइजर है तो बात दूसरी है, अगर अन्यथा नंगा तलवार है वो भी एक तरह की आईपीओ भी। आईपीओ को कम ना मानियो तुम। भाई टाटा टेक्नोलॉजी है, बड़ी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, कहाँ खड़ी है आज टाटा टेक्नोलॉजी? आधी खड़ी, 1400 से 52-53% टूट गई। टाटा टेक्नोलॉजी, लोगों को भरोसा है टाटा में। शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ टाटा मोटर्स की, मैं टाटा टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, नाटा मैं टाटा एलेक्सी की बात कर रहा हूँ। ब्रांडेड है भाई। भाई बात क्या है कि आईपीओ का भरोसा नहीं करना, आईपीओ में साले सब गड़बड़ चल। बजाज हाउसिंग है भाई, बजाज हाउसिंग फाइनेंस तुमने देखा, ऊपर से 52-53% टूटी पड़ी है। कारण कारण फोमो क्रिएट होता है, जब आईपीओ आता है तो फोमो बनता है, एकदम रॉकेट की तरह जनता ऊपर ले जाती है। जब आईपीओ आया बजाज हाउसिंग का, तो आईपीओ में कितने का दिया? 70 रुपए का। या 70 में भी वो आई कंपनी के जो मालिक है, प्रमोटर, वो सोच रहा होगा कि यार सब्सक्राइब होगा कि नहीं होगा। मतलब कोई भी, अगर मैं मालिक हूं तो मैं अगर आईपीओ लेके आ रहा हूं तो मैं अपना 100 रुपए का माल 110 में बेचने की कोशिश करूंगा, 100 का माल 60 में बेचूंगा? पहले ये बताओ भाई, जाहिर सी बात है 100 का माल 110 में बेचूंगा, सीधी बात है ना। तो 110 में बेचूंगा मतलब जितने पे आईपीओ लिस्ट हुआ ना, वो 70 रुपए में आईपीओ लिस्ट हुआ, और 70 से बढ़ाते बढ़ाते 180 पे ले गए। तो प्रमोटर जो बजाज हाउसिंग की जो पेरेंट कंपनी है ना, बजाज फाइनेंस, उसी ने आके अपना हिस्सा बेच दिया 180 रुपए में। कि भाई तुम एक काम करो, जब तुम 3 साल पहले की वैल्यूएशन आज ही दे रहे हो ना, जो आने वाला है, मतलब 2024 में अगर आईपीओ लिस्ट हुआ, 2027 की वैल्यूएशन तुम आज ही दे रहे हो ना, तो एक काम करो, ये 180 में मार से भी ले लो। और प्रमोटर ने माल चेप दिया, और चेप दिया तो आज स्टॉक 90 रुपए में खड़ा है। और जिन्होंने 180 में लिया था वो कह रहा टेंशन, नाम ने तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस ले रखा, कंपनी तो बढ़िया है यार। मैं ओला की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कम कंपनी के ब्रांड की बात कर रहा हूँ। या मतलब विष्णु प्रकाश की बात करो आप, कंपनी का 350 रुपए का हाई था, आज 55 रुपए पे खड़ा है। 55 रुपए पे
क्या परसेंटेज निकालोगे? जीपीटी हेल्थ केयर 23% टूट गया ऊपर से, नीचे खड़ा है। तमाम मतलब ऐसा नहीं कि मोबीक्विक जैसा, मोबीक्विक बहुत हल्ला मचा था, मोबीक्विक मोबीक्विक 16-17% नीचे है। होनासा कंज्यूमर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मामाअर्थ की, कि भाई मामाअर्थ तो चलो ये है कि भाई लॉस मेकिंग कंपनी है, मामाअर्थ की बात नहीं कर रहा मैं उनकी कर रहा हूँ जिन्होंने बैलेंस शीट को ऐसा, देखो आईपीओ लाने से पहले होता क्या है कि आईपीओ की बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की ऐसा सुधार कर रखी जाती है, 2-3 क्वार्टर बड़े सिस्टम्स हैं कि यार कंपनी ने 22 करोड़ का प्रॉफिट किया, अगले वाल 25 करोड़ का किया, फिर 28 करोड़ का किया, जिससे लोगों को अट्रैक्टिव लगे, अरे यार कंपनी तो अच्छी है। जीपीटी हेल्थ केयर देख लो, विष्णु प्रकाश को देख लो, कहाँ 350 का हाई मारा था, आज 55 रुपए का। टाटा टेक्नोलॉजी को देख लो, 1400 का हाई मार के आज 600 कुछ पे खड़ा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस को देख लो, टॉप से कहाँ खड़ा है। एनटीपीसी ग्रीन, बहुत लोगों ने हल्ला मचाता है एनटीपीसी ग्रीन, एनटीपीसी 13-14% डाउन खड़ा है आज, क्या करोगे भाई? जेएसडब्ल्यू सीमेंट कंपनी का बढ़िया ब्रांड है जेएसडब्ल्यू, आज कहाँ खड़ा है भाई? 20% नीचे है। ओला की तो मैं बात नहीं कर रहा, ओला तो 54-55% नीचे है। सेलो क्या है? 20% नीचे सेलो का वो आईपीओ खड़ा है। तो ये थोड़ा ही है कि सब चीज, एफकॉन इंफ्रा बढ़िया चल रहा था, 18% नीचे खड़ा है, कर लो क्या करोगे? और आपने देखा इंसाफ एक स्मॉल फाइनेंस बैंक करके लिमिटेड आया था ना, काफी अच्छा, और आईपीओ में हल्ला मचा था। इफकॉन आईपीओ है यार बैंक का, मतलब इफकॉन स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड करके है, इंसाफ IESF ऐसा कुछ है, 56% नीचे खड़ा है टॉप से। जितने पे इशू हुआ था 100 रुपए में दिया था 44 का, आज 56% नीचे, मतलब ये है। तो विक्रम सोलर है 20% नीचे। हमेशा जरूरी नहीं है कि आप आईपीओ में देखो तो आईपीओ में पैसा ही बनता है मेरे भाई, आईपीओ में उल्लू भी बनता है। किसका बनता है? अगर आपने किसी बड़ी कंपनी में पैसा लगा रखा, हाथी में, हाथी कौन है? मान लो तुमने कोल इंडिया खरीद रखी है, 3 लाख करोड़ की कंपनी है, फर्क नहीं पड़ता। तुमने IOCL खरीद रखा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, 2.5 लाख करोड़ की है, हाँ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं। जितने तो यहाँ आंकड़े भूल जाते हैं, जितने कंपनी आती है आईपीओ में। अगर बड़ी कंपनी में पैसा लगा तो करेक्शनों में बड़ी कंपनी कभी नहीं जीरो होती है, आपने देखा? कभी आपने सुना कि 2020 में HDFC जीरो हो गया, बजाज फाइनेंस जीरो हो गया, TCS जीरो हो गया, एयरटेल जीरो हो गया, ऐसा हुआ? या मतलब वोडाफोन आइडिया, क्योंकि खैर वो तो उसकी बात नहीं करते, वो समझदार आदमी लेते उसे। तो कहने का मतलब जी, और तो बोला आज फिर वीडियो लंबी बन गई भाई। खैर उम्मीद करता हूँ कि आज समझे होंगे। FII-DI के ऊपर नजर डाल देते तो आज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2700 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, वहीं DII ने भी खरीदारी की है। उतने की बिकवाली करी, इतने की खरीदारी करी है, इसीलिए बाजार में मूवमेंट नीचे की ओर देखने के लिए मिला। साइकोलॉजिकल जो 26,000 का लेवल है उससे बाजार जो है नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। कल वीकली एक्सपायरी है, तो उतार चढ़ाव कल देखने के लिए मिलेगा। जो भी कुछ करें वो अपने वित्त सलाहकार से पूछ के करें। शेयर मार्केट दो धारी तलवार है, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है, तो इसीलिए बड़े सोच समझ के निवेश करें। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।